पाठ 13 चोर रोबोट द रोबोट थीफ। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग मनुष्य ने विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा अपनी सुख सुविधाओं के लिए तमाम साधन जुटा लिए हैं, लेकिन इन आविष्कारों का दुरुपयोग कर वह दूसरों के लिए मुसीबतें भी खड़ी कर देता है। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि रोबोट में कुछ खराबी आ जाए और वह आदेश मानने की बजाय आदेश देने लगे तो मनुष्य जाति का क्या होगा? जीवन मूल्य, वैल्यूज, ईमानदारी, मानवता, बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। स्वप्निल पिछले कई दिनों से परेशान था। उसके यहाँ से कीमती चीजें गायब हो रही थीं। कभी लैपटॉप, कभी मिनी टीवी, तो कभी घड़ी, और भी न जाने क्या क्या गायब हुआ था। घर में कोई अनजान आदमी भी नहीं आया था जिस पर शक किया जा सके। घर के सभी काम, यहाँ तक कि घर की पहरेदारी का काम भी रोबोट के ही सुपुर्द था। फिर भी लगातार चोरियां हो रही थीं। स्वप्निल को लगा कि कहीं रोबोट नियंत्रक में तो कमी नहीं आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि यदि ऐसा होता तो रोबोट का काम करने का ढंग और उसका व्यवहार तुरंत बदल जाता, जबकि वह तो पहले जैसा ही काम कर रहा था। तब उसने रोबोट सहित पूरे घर की निगरानी करने का निश्चय किया। रविवार की सुबह से ही उसने रोबोट सहित सारे घर की निगरानी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे शाम और फिर रात घिर आई, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी। स्वप्निल को निराशा के साथ खींच भी होने लगी थी। रात के लगभग 1 बज चुके थे। रोज की तरह ही रोबोट दरवाजे के पास अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। स्वप्निल की आंखें जब नींद से बोझिल होने लगीं, तो उसने सोचा जाकर मुंह धोआए। अभी वह 1 कदम ही आगे बढ़ा था कि उसने देखा रोबोट अपने स्थान से धीरे धीरे सरक कर उसके कमरे की ओर बढ़ रहा है। वह दबे कदमों से रोबोट के पीछे चल दिया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि रोबोट ने मेज पर से वह टीवी युक्त पेन उठाया, जिसे कुछ समय पहले उसके मौसा जी अमेरिका से लाए थे, और वापस अपने स्थान की ओर बढ़ने लगा। स्वप्निल की समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात को इस रोबोट को हो क्या गया है। वह तुरंत दौड़कर नियंत्रण कक्ष में पहुंचा और रोबोट को वापस अपने पास बुलाने वाला बटन दबाया, लेकिन इस बटन का रोबोट पर कोई असर नहीं हुआ। रोबोट नियंत्रक के फेल हो जाने से स्वप्निल परेशान हो उठा। वह वापस रोबोट के खड़े रहने की जगह की ओर दौड़ा। उसे अपनी जगह पर न पाकर स्वप्निल को बड़ी हैरानी हुई। उसने रोबोट को इधर उधर खोजना शुरू किया। अचानक उसकी नजर बाहर वाले दरवाजे की ओर गई। दरवाजा खुला पड़ा था। वह दरवाजे से बाहर निकलकर आया तो देखा कि रोबोट पड़ोस में रहने वाले कैलाश के घर की ओर जा रहा है। रोबोट की इस अजीबोगरीब कारस्तानी से स्वप्निल का दिमाग भिन्नाने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रोबोट कैलाश के यहाँ क्या करने जा रहा है। कैलाश रोबोट नियंत्रक को ठीक करने का काम करता था। जब रोबोट कैलाश के घर में घुस गया तो स्वप्निल ने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रोबोट कैलाश के नियंत्रण कक्ष में गया और उसने स्वप्निल का पेन वहीं मेज पर रख दिया। फिर वह वापस स्वप्निल के घर की ओर चल दिया और घर आकर फिर से अपने नियत स्थान पर पहुंच गया। स्वप्निल वापस लौट आया। उसे यह तो पता लग गया था कि उसकी चीजों को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही रोबोट है, और उससे यह काम करवाने में कैलाश का हाथ है। लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसका रोबोट कैलाश के नियंत्रण कक्ष से कैसे जुड़ गया। सुबह होते ही वह पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। वहां उसके मामा इंस्पेक्टर थे।
उसने अपने मामा को रात में घटी सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर पहले तो मामा जी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर वे उसके साथ चल दिए। चलते समय उन्होंने हवलदार से कहा कि वह पुलिस विभाग के रोबोट नियंत्रक ठीक करने वाले को भी साथ में ले ले। जब स्वप्निल पुलिस वालों के साथ कैलाश के घर पहुंचा, उस समय कैलाश अपने रोबोट नियंत्रण कक्ष में कुछ काम कर रहा था। अचानक पुलिस को देखकर वह हड़बड़ा उठा। इंस्पेक्टर साहब ने उससे कहा, मुझे तुम्हारे नियंत्रण कक्ष की जांच करनी है। हाँ, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, बड़े शौक से जांच कीजिए। लेकिन क्या मैं इस जांच का कारण जान सकता हूँ? कैलाश ने कनखियों से स्वप्निल की ओर देखते हुए कहा, यह तो जांच पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा।